हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेमरे सर। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर कितना, 3rd है ना, आव्यूह। हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 आव्यूह में प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 की चर्चा कर लिया था, है ना। हमने 3.1 को सॉल्यूशन की बात की थी। आज हम बात करेंगे बेटा एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन की, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो हमें यहाँ बात करनी बेटा आव्यूहों पर संक्रियाएं, है ना। आव्यूहों पर संक्रियाएं मतलब मुझे आव्यूह पर लगने वाली जो संक्रियाएं होगी उन पर बात करनी है। मतलब संक्रियाएं क्या हो सकती है कि योग हो सकती है, गुणा हो सकता है ना, अंतर हो सकता है। तो मतलब इन पर क्या संक्रियाएं होती हैं उन पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर योग की। सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं योग की, ठीक है। फर्स्ट आव्यूहों का योग, आव्यूहों का योग, ठीक है। तो आव्यूहों का योग कैसा होगा या किन्हीं भी दो आव्यूहों को हम किस प्रकार से जोड़ते हैं इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको थ्योरी नहीं बताऊंगा, ज़्यादा थ्योरी बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको सिर्फ समझना है ना। देखो, यदि कोई दो अवयव है ना, या मैं ऐसे बोल सकते हैं कि यदि कोई दो अवयव जिनका क्रम समान है ना, जिनका क्रम समान है। क्या हो गया कि कोई दो अवयव जिनका क्रम समान है तो हम उन्हें क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है। यदि क्रम समान नहीं होगा तो हम उन दो अवयवों को जोड़ नहीं सकते, ठीक है। यानी कि क्रम समान होना चाहिए। पहली तो बात हमारी ये बात हो रही है कि क्रम कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर क्रम समान नहीं है, मतलब कि मैं जो कह रहा हूँ कि अगर मान के चलिए मेरे पास कोई एक अवयव ए है, ए इज इक्वल टू ए आई जे जिसका क्रम m क्रॉस n है, वह अगर b की बात करें तो b इज इक्वल टू बी आई जे जिसका क्रम भी m क्रॉस n है। देखो, इसका क्रम m क्रॉस n है और इसका भी क्रम m क्रॉस n है। जब किन्हीं भी दो अवयवों के क्रम समान होते हैं तो उन्हें हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यही बात कर लेता कि अगर a ऐसा हो जाता, a इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस n एंड b इज इक्वल टू बी आई जे एंड m क्रॉस p, ठीक। अब देखो, क्या क्रम समान दिख रहा है? नहीं, यहाँ m क्रॉस n है और यहाँ m क्रॉस p है, ठीक है। जब ये m क्रॉस n है और ये m क्रॉस p है, क्रम तो हमें समान दिख ही नहीं रहे। जब क्रम समान नहीं है तो हम किन्हीं भी दो अवयवों को जोड़ नहीं सकते, ठीक। ये बात आपको याद रखनी कि क्रम समान होना चाहिए, क्लियर है। अब देखो, क्रम समान होगा तो अगर मैं बात करा कि a प्लस बी, हम दोनों को ऐड करते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा बेटा ए आई जे, ठीक है, m क्रॉस n प्लस ये होगा बेटा बी आई जे और ये m क्रॉस n। सो आई राइट नाउ, ये इसको ऐसा लिखेंगे हम कि ए आई जे प्लस बी आई जे, ओके, जिसका क्रम भी क्या हो जाएगा, m क्रॉस n। दोनों को ऐड कर देता हूँ तो इज इक्वल टू मैं इसको लिख सकता हूँ कि सी आई जे। अब सी आई जे मतलब इसको हमने a प्लस बी को हम लिख सकते हैं c, तो ये हो जाएगा इसका भी क्रम m क्रॉस n, क्लियर है। देखो, बात समझो, मैंने कहा कि a प्लस बी को मैं c मान लेता हूँ, तो इन जब दोनों को जोड़ूंगा तो जो एलिमेंट है उसको c के क्रम में लिख दिए हमने, सी आई जे लिख दिए, क्लियर है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल भी दिया होगा, एग्जाम्पल है हमारे पास। चलो एग्जाम्पल वहाँ से नहीं देते, हम यहाँ सीधे लिख लेते हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें a इज इक्वल टू हम बोलते हैं कि 1 2 3 एंड 4 है एंड b इज इक्वल टू -2, ठीक है, -2 0 1 9 है, ठीक है। अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है तो मैं कैसे काम करूँगा, ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, अब देखो क्या करना है, संगत अवयव से संगत अवयव जुड़ते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 1 और ये प्लस -2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा -1। अरे यही तो होगा 1 प्लस -2 क्योंकि ये जोड़ रहा हूँ दोनों को। तो आप ऐसे लिखो, देखो समझो अच्छे से मैं क्या काम कर रहा हूँ। देखो ऐसे एक बार अच्छे से समझ लो, क्या बोला कि a प्लस बी हमने कहा
तो मैं कहेंगे इसको कि 1 2 3 4 एंड प्लस क्या हो जाएगा ये -2 0 1 9। ठीक, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो संगत अवयव को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 1 प्लस -2, ये हो जाएगा 2 प्लस 0 एंड ये हो जाएगा 3 प्लस 1 एंड ये हो जाएगा 4 प्लस 9, है ना। संगत अवयव से संगत अवयव को जोड़ते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू, देखो 1 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 9 कितना होगा 13, ठीक है। और देखो यार इसका क्रम क्या था 2 क्रॉस 2 था, इसका भी क्रम 2 क्रॉस 2 था, तो देखो ना इसका भी क्रम क्या हो गया 2 क्रॉस 2 ही हुआ जो हमने यहाँ राइट किया है, ठीक है। तो मतलब यदि मैं ए क्रॉस बी की बात करता हूँ, ये सॉरी ए प्लस बी हमने बोला, यानी दो अवयवों को जोड़ रहे हैं तो उनका क्रम कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, और उसका जो आंसर आता है वो भी उसी क्रम में आता है। तो आपको तो योग तो समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हम किन्हीं भी दो अवयवों को जोड़ते हैं, ठीक है। अब अवयवों के योग के कुछ गुणधर्म होते हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं हम, ठीक। इसको हम क्लीन कर रहे हैं, अब आप इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। मैं क्लीन करते चल रहा हूँ, आप नोट भी करते चलिएगा। क्या समझ में आ गया ना योग कैसे करना है, जोड़ना कैसे है। तो अवयवों के पहले तो क्रम समान होने चाहिए, पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि क्रम समान है कि नहीं है, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्रम विनिमय नियम। क्या बात करते हैं यहाँ पर, क्रम विनिमय। फर्स्ट क्या होता है क्रम विनिमय। अब देखो यार क्रम विनिमय की बात, क्रम विनिमय क्या होता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए, ये तो टर्म होनी चाहिए कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए क्रम विनिमय के लिए। तो ध्यान से देखो कि अगर मैं ये कह देता हूँ, देखो ध्यान से, सिंपल सी बात कि अगर ये टर्म होनी चाहिए, मैं एग्जाम्पल के तहत समझाऊँ कि क्या समझाऊँ, एग्जाम्पल के तहत समझना है आपको, तो एग्जाम्पल समझते हैं। तो यहाँ पर जो मैथमेटिकली चलता है वैसे भी समझ सकते हैं। चलो आप एग्जाम्पल के तहत समझना चाहते हैं तो चलो एग्जाम्पल के तहत समझते हैं इसको। तो एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलिए ए, हमने यहाँ पर बात करता हूँ मैं इसकी ए की, कि ए इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, ए इज इक्वल टू हमने कहा 2 3 3 2, या हम इसको बोल देते हैं 1। उसके बाद ये हो जाएगा b इज इक्वल टू, हम बोल देते हैं इसको कि 0 2 7 एंड 5। क्लियर है। अब देखो a प्लस बी बोला तो हम a में b को जोड़ रहे हैं, मतलब a की वैल्यू कितनी है, ये है 2 3 3 1, प्लस b की वैल्यू क्या बेटा 0 2 7 5 इज इक्वल टू, चलो देखते हैं। अभी b पहले लिख देते हैं यहाँ पर, तो 0 2 7 5 एंड प्लस हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2 3 3 1। चलो इसको ऐड करते हैं, देखो 2 प्लस 0, अब तो सीधे ऐड कर सकते हैं, 2 प्लस 0 क्या हो गया 2 हो गया, ठीक। 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 7 10 एंड 1 प्लस 5 6, क्लियर, इज इक्वल टू। अब देखो 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 3 5, 7 प्लस 3 10 एंड 5 प्लस 1 6। क्या दोनों इक्वल दिख रहे हैं हमें, इक्वल दिख रहे हैं, इक्वल दिख रहे हैं, बराबर दिख रहे हैं दोनों, देख लो समान अवयव दिख रहे हैं दोनों। देखो समान अवयव कैसे दिख गए, बोलो, ये देखो 2 क्रॉस 2 क्रम है, इसका भी 2 क्रॉस 2 क्रम है, इतनी बात तो क्लियर हो गई। संगत अवयव भी आपको कैसे दिख रहे हैं, बराबर दिख रहे हैं, मतलब दोनों अवयव कैसे हो गए, बराबर हो गए। बराबर हुए मतलब यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ठीक है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अब सेकेंड टर्म ये होती है कि क्या यह साहचर्य नियम का पालन करता है, साहचर्य नियम का। तो यह साहचर्य नियम का पालन करने के लिए क्या होना चाहिए कि a प्लस बी, है ना, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होना चाहिए। ये टर्म होनी चाहिए किसके लिए, साहचर्य नियम का पालन करने के लिए, क्लियर है। अब साहचर्य नियम का पालन करने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर कोई अदर सी मान लीजिए कि -1 0 1 एंड 2, ठीक। अब इसको आप प्रूव करके देख लीजिए कि क्या होता है कि नहीं। तो ये बेटा ये भी बात बता देते हैं कि ये साहचर्य नियम का भी पालन करता है। थर्ड कंडीशन आप देखेंगे तो थर्ड कंडीशन में आप कह सकते हैं कि योग का तत्समक या तत्समक नियम, जिसको हम क्या बोलते हैं तत्समक नियम, है ना। तत्समक नियम क्या होता है आपको पता है कि नहीं, तत्समक नियम के बारे में। तत्समक नियम में क्या होता है कि a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a इज इक्वल टू क्या होता है a, ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब देख लो ना कि यदि a में आप 0 भी जोड़ते हो तो a ही रहेगा, 0 में a जोड़ते हो तो भी a रहेगा, मतलब क्या हो जाएगा कि ये तत्समक नियम का भी क्या करता है, पालन करता है।
उसके बाद अगर आप बात करते हैं फोर्थ की, तत्समक के बाद क्या आ जाता है कि प्रतिलोम, या हम प्रतिलोम को क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम भी बोलते हैं ना, तो प्रतिलोम की बात करते हैं। प्रतिलोम ये करता है कि नहीं, एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो बेटा a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ये तत्समक नियम में काम करता है। यदि आप a में a को घटाओ, देखो a में a को, यानी a में आप a के व्युत्क्रम को जोड़ो या a के व्युत्क्रम में a को जोड़ो तो भी क्या होगा, 0 ही आंसर आता है। तो क्या होगा, यह प्रतिलोम नियम का भी पालन करता है। वैसे आपको इसको समझना है तो आप इसको आप इसी अनुसार से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं और इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए नेक्स्ट संक्रिया क्या है कि आव्यूह का एक अदिश से गुणन, कि किसी एक आव्यूह में हम किसी एक अदिश का हम गुणन या गुना किस प्रकार से करेंगे या उसका जो गुणन होता है वो क्या होता है, इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अगर मान के चलिए मेरे पास कोई आव्यूह a है, a इज इक्वल टू ए आई जे, जिसका क्रम m क्रॉस n है। ठीक, और मेरे पास कोई अदिश राशि लेम्डा है, और मेरे पास कोई अदिश राशि क्या है, लेम्डा है, तो इसका गुणन क्या होगा। ठीक है, इस पर चर्चा करते हैं। तो अब देखिए मैं मान लेता हूँ सबसे पहले कि इसका गुणन की बात करें तो कैसे गुणन होगा, मतलब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अगर मैंने कहा कि a इंटू लेमडा है ना, a इंटू लेमडा इज इक्वल टू, हम इसको राइट कर सकते हैं कि यहाँ बोलेंगे कि अब जब मैं a इंटू लेमडा बोल रहा हूँ मतलब लेमडा का मल्टीप्लाई, ऐसा लिख दो आप कि लेमडा इंटू a। ठीक है, तो लेमडा में का गुना किस में कर रहे हैं, a में कर रहे हैं, तो हो जाएगा लेमडा इंटू a की वैल्यू क्या है, ए आई जे। ठीक, जिसका क्रम m क्रॉस n है, तो उसको लिख सकते हैं लेमडा a इज इक्वल टू, ये हो जाता है बेटा लेमडा ए आई जे। ठीक है, इसका क्रम हो जाता है m क्रॉस n। ठीक, आपको इस प्रकार से राइट करना है। अब देखो कि इसका गुणन कैसे होता है, तो ये तो गुणन हम समझा चुके हैं कि इस प्रकार से होगा गणितीय रूप में। इसका एक एग्जाम्पल के तहत ले लेते हैं। मैं मानता हूँ कि a इज इक्वल टू -1012 है और लेमडा, लेमडा एक अदिश राशि है वह, तो लेमडा की वैल्यू हम मान लेते हैं कि लेमडा इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। लेमडा इज इक्वल टू क्या है, 3 है। तब हम क्या बोलेंगे कि जब लेमडा की वैल्यू 3 है तो हम 3 का मल्टीप्लाई किस में कर रहे हैं, a में कर रहे हैं, तो 3a फाइंड करेंगे तो जाएगा 3, और a की वैल्यू क्या है, -1 0 1 एंड 2 है। क्लियर। अब देखो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, अब 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या हो रहा है, ए और ई एवरी एलिमेंट में हो रहा है। कैसे हो रहा है देखो ध्यान से, आई जे, अगर मैंने बोला ये आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1 तो 1 1 में भी होगा, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2 तो 1 2 में भी होगा, तो मतलब सब में हो रहा है। मतलब 3 का मल्टीप्लाई 1 में भी होगा, -1 में होगा तो ये हो जाएगा -3, 3 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो 0, 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 3, 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 6, और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया। तो किसी भी आव्यूह में हम किसी भी अदिश संख्या का गुना किस प्रकार करेंगे, इस प्रकार से करेंगे। क्लियर है, ये इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर किसकी बात करेंगे कि दो आव्यूहों का अंतर है ना। थर्ड टॉपिक हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। थर्ड टॉपिक क्या हो जाएगा कि दो आव्यूहों का अंतर। ठीक, हम थर्ड टॉपिक बात कर लेते हैं, दो आव्यूहों का अंतर है ना, दो आव्यूहों का अंतर। अब दो आव्यूहों का अंतर कैसे निकालेंगे, चलो एक बात और ध्यान आ रही है मेरे कि आव्यूहों का एक अदिश राशि से गुना तो सीख लिया हमने, लेकिन मैं यदि किसी भी आव्यूह में है ना, किसी भी आव्यूह में अगर मैं ऋण चिन्ह का गुणा कर दूं तो क्या हो सकता है। तो ध्यान से देखो, यदि मैंने कहा कि मेरे पास कोई आव्यूह ए था और वही आव्यूह ले लेते -1 0 1 एंड 2, ठीक है, और इसमें मैं ऋण चिन्ह का गुणा करता हूं तो क्या होगा, देखो ध्यान से। तो इसको लिखेंगे -a। अगर मैंने बोला इधर ऋण चिन्ह का गुणा करो तो यहाँ पर भी ऋण चिन्ह का गुणा होगा, तो ये -1 0 1 एंड ये कितना हो जाएगा 1 एंड 2। ठीक, तो आप इसको लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो कि अगर मैंने कहा कि यहाँ ऋण चिन्ह का गुणा कर दिए तो क्या हो रहा है कि ये -a इज इक्वल टू, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, क्या लिख सकते हैं, बोलो जल्दी से। तो ये क्या हो जाएगा आपका कि टर्म क्या हो जाएगी, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1 0 हो जाएगा और ये -1 और ये -2 होगा। क्लियर इतनी चीज़ें। तो आप क्या कह सकते हैं कि जो ये टर्म होती है ना, ये टर्म होती है, ये क्या होती है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती है, मतलब विभिन्न होती है। आप क्या बात कर सकते हैं कि यदि आप इन दोनों को ऐड करो कि a प्लस -a तो इज इक्वल टू, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे ना तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देख लो ऐड करके, a की वैल्यू कितनी है,
-1 0 1 एंड 2 प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी है, तो 1 0 -1 एंड -2 इज इक्वल टू, चलो देखो ये कितना हो जाएगा, -1 + 1 0 0 0 0 1 - 1 0 2 - 2 0, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 0 और यही आंसर होगा। मतलब क्या होता है कि a + - a इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। क्लियर है। चलो हम बात कर रहे थे दो अवयवों के अंतर की, तो दो अवयवों का हम अंतर कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो जैसा योग में ज्ञात करते हैं वैसे ही अंतर में भी होता है कि यदि हम कहें कि यदि कोई दो अवयव है a और b, हमारे पास कोई दो अवयव क्या है, a और b कोई दो अवयव है और उनका क्रम समान है, और उनका क्रम क्या है, समान है। जैसे फिर से वही बात कर रहे हैं कि a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि aij जिसका क्रम m क्रॉस n है एंड b इज इक्वल टू bij जिसका क्रम भी m क्रॉस n है। यदि दोनों के क्रम समान हैं तो हम उनका अंतर ज्ञात कर सकते हैं। और अंतर कैसे करेंगे ज्ञात, तो सेम वही कंडीशन जो अभी अप्लाई करे थे, a इज इक्वल टू हमने मान लिया एंड b इज इक्वल टू मान के चलते हैं 3972। ओके क्लियर। अब इनका हम अंतर कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए अब हम क्या कहेंगे कि ये हो जाएगा a - b, ठीक है, a - b इज इक्वल टू, अब देखो ना a की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 0 1 और 2, यही तो मान के रखा था हमने। b की वैल्यू देख लो, यहाँ माइनस लिखेंगे, माइनस है तो b की वैल्यू देखो कितनी है, 7 एंड 2 लिए हैं हमने। अब देखो माइनस करो, वही संगत अवयव से संगत अवयव को घटा दो, देखो 1 - 3 है ना, -1 - 3 कितना होगा, -4 होगा, 0 - 9 -9 होगा। बस समझ रहे हो कि नहीं, एक बार लिख करके देख लेते हैं, ऐसा हो जाएगा। देखो ये कितना -1 है तो -1 माइनस लगेगा और ये 3, ठीक, फिर कितना हो जाएगा 0 और ये -9, ठीक, फिर हो जाएगा ये 1 है एंड -7 2 है एंड -2 इज इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा बेटा -4, ये हो जाएगा -9, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 0। आप यहाँ क्या काम कर लीजिए, सभी में ऋण चिन्ह बाहर दिख रहा है हमारे पास, तो कॉमन कर दीजिए, ये हो जाएगा 4 9 6 एंड 0, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो आप किन्हीं भी दो अवयवों को भी सरलता से क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, यानी किन्हीं भी दो अवयवों का अंतर ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है। यहाँ पर दो चीज़ क्लियर हो गई आपकी कि एक बात यहाँ पर ये समझ में आ गया आपको कि अवयवों को किस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं, अवयवों को किस प्रकार से घटा सकते हैं, फिर एक अवयव में एक अदिश का गुना किस प्रकार से कर सकते हैं, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट कंडीशन जो चौथा टर्म है कि अवयवों का हम गुना किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, या अवयवों का जो गुणनफल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, इस पर चर्चा करते हैं। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, गुना वाले को, क्योंकि चलो जोड़ना घटाना तो बहुत ईजी है और किसी भी अदिश राशि का गुना करना बहुत ईजी हो जाता है, लेकिन जब हम किन्हीं भी दो अवयवों का गुना करते हैं, है ना, तो बहुत कुछ बच्चे यहाँ गलत कर देते हैं। ठीक है, तो आप समझेंगे अच्छे से कि किस प्रकार से किन्हीं दो अवयवों का गुना किया जाता है। चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पर चौथे नंबर पर कि अवयवों का गुणन किस प्रकार से किन्हीं दो अवयवों का हम गुणन कर सकते हैं। ठीक है, तो अवयवों का गुणन किस प्रकार से करेंगे इस पर चर्चा करते हैं। तब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अब मैं यहाँ पर पहले ही आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा हूँ, उसको आप बहुत ही ध्यान समझिए। मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई दो अवयव है, a इज इक्वल टू, अगर हमने कहा कि ये aij है, अभी हम क्रम नहीं लिख रहे हैं, क्रम थोड़ी देर बाद में लिखेंगे, और b हमने कहा b इज इक्वल टू bij है। इतनी बात क्लियर हो गई, क्रम नहीं लिखा हूँ अभी बेटा मैंने। ठीक, अब मैं यदि इसका क्रम लिख देता हूँ m क्रॉस n हो, ठीक, और इसका क्रम कि m क्रॉस n ही हो, ठीक है, इसका क्रम क्या m क्रॉस n है और इसका भी क्रम m क्रॉस n है, क्या इन दोनों का गुना हो सकता है? नहीं हो सकता। ध्यान से देखो क्यों। आपको एक बात यहाँ याद रखनी है कि ये दो अवयवों का हम गुणन कर सकते हैं या गुना कर सकते हैं जिनमें अगर हम बात करें कि पहला जो अवयव है ना, पहले अवयव में स्तंभों की संख्या तथा दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या बराबर हो। यहाँ पर दिख रहा है क्या बराबर आपको,
यहाँ तो दिख गया n और यहाँ m, देखो ना यहाँ स्तंभ तो n है, यहाँ पंक्तियाँ m हैं, ये बात याद रखनी है। थोड़ा अलग सा हो रहा है ना यहाँ पर, इसलिए कंफ्यूज होते हैं। और जो ये बात बताने जा रहा हूँ इसी को आप याद रखोगे तभी मैथ्स बनेगी, नहीं तो ना बनती नहीं है। ठीक, ध्यान से देखो, क्योंकि कई मैथ्स गलत होती है। अब देखो ये n है, ये m है, क्लियर हो गया इतना। अब मैंने कहा कि जब ये n है और ये m है तो आपको याद रखना है कि जब ये कोई एक आव्यूह A है उसमें जो स्तंभों की संख्या होगी दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या होनी चाहिए। ठीक, यानी n इज इक्वल टू m होना चाहिए था यहाँ पर, क्लियर। या अब ध्यान से देखो, मैं इसको थोड़ा सा अलग टर्म में लिख करके बता रहा हूँ। ये हो रहा है कि a इज इक्वल टू, हमने कहा कि a i j जिसका क्रम m क्रॉस n है, एंड b इज इक्वल टू, हमने कहा कि b i j जिसका क्रम n क्रॉस b है। तो क्या इन दोनों का गुना हो सकता है? तो यस, इन दोनों का गुना हो सकता है। कैसे? तो देखिए ना यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास A, इसमें देखो स्तंभों की संख्या कितनी, कॉलमों की संख्या n है, और ये जो मैट्रिक्स है B है इसमें जो हमारे पास रो है, पंक्तियाँ है, उनकी संख्या कितनी है, n है। मैंने बोला था कि पहले आव्यूह में जो स्तंभों की संख्या होगी दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या होनी चाहिए। मतलब इसमें जितने स्तंभ है इसमें इतनी पंक्ति होनी चाहिए, तभी आप गुना करेंगे। ठीक, जब आप इन दोनों का मल्टीपल करते हैं, मतलब a क्रॉस b करते हैं, तो a क्रॉस b इज इक्वल टू क्या होगा, a i j क्रॉस b i j, यही तो होगा। तो आप इस जब दोनों का मल्टीपल करोगे तो इसको मैं लिखूंगा c। ठीक है, यहाँ दोनों का गुणनफल c निकल गया और उसको लिखेंगे हम c i j जिसका क्रम होता है बेटा m क्रॉस p, जिसका क्रम क्या होता है, m क्रॉस p। हुए कन्फ्यूज थोड़े से? मैंने क्या बोला कि यदि m क्रॉस n इसका क्रम है और इसका n क्रॉस p इसका क्रम हो गया, तो इन दोनों का जो मल्टीपल होगा उसका क्रम होगा m क्रॉस p। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, क्लियर है? चलो समझते हैं इसको अच्छे से। अब एक मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ और इस एग्जाम्पल के तहत बताने की कोशिश करता हूँ। देखो यार, हाँ, और यहाँ पर एक बात याद रखना कि अगर कोई दो वर्ग आव्यूह है तो उनका गुना होगा ही होगा, सीधी सी बात है कि यदि कोई दो वर्ग आव्यूह दे दिए गए हैं तो उनका गुना होता ही है। क्योंकि वर्ग आव्यूह में देखोगे ना कि मैंने कहा कि अगर जैसे 3 क्रॉस 3 क्रम के हो गए या 2 क्रॉस 2 क्रम के हो गए, मतलब अगर 2 क्रॉस 2 क्रम बोला ए, अगर मैंने ए का बोल दिया क्रम इतना है और बी का भी क्रम 2 क्रॉस 2 हो गया और दोनों वर्ग आव्यूह हैं। वर्ग आव्यूह भी होने चाहिए, लेकिन कैसे वर्ग आव्यूह होने चाहिए, समान क्रम के। ठीक है, समान क्रम के होने चाहिए। तो देख लो, अब देखो ना, इसमें जो पंक्ति स्तंभ है इसमें पंक्ति है, मतलब समान क्रम के वर्ग आव्यूह है, तो समान क्रम के वर्ग आव्यूह तो उनका गुना होगा। क्लियर है? ये बात आपको याद रखनी है। चलो ठीक, अब मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ। माना a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, अब यहाँ पर हम एक अदर ले लेते हैं, b इज इक्वल टू 1 -3 2 एंड 0 एंड यहाँ पर हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाता है -4। ओके, चलो अब क्या देखो, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा, तो देखते हैं। चलो पहले क्रम देख लेते हैं। ए का जो क्रम है वो कितना है, 2 क्रॉस 3 का है कि नहीं? 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, 1 2 3। ठीक, इसमें कितनी पंक्ति, 1 2 3 पंक्ति है, स्तंभ कितने हैं, 1 और 2। चलो ठीक, मतलब देखो ना इसमें कितने, देखो इसमें 3 स्तंभ है, 3 स्तंभ है और इसमें 3 पंक्ति है, मतलब गुना तो होगा यार। गुना होगा कि नहीं? क्लियर है, गुना हो सकता है। कैसे गुना होगा बताया था मैंने आपको कि यदि पहले मैट्रिक्स के में जितने स्तंभ है दूसरे मैट्रिक्स में उतनी पंक्ति होनी चाहिए, और यहाँ पर है। ठीक, अब अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ, a क्रॉस b निकालूँ, तो a क्रॉस b जब निकलेगा तो उसका क्रम क्या होना चाहिए, 2 क्रॉस 2 होना चाहिए। ये भी बात क्लियर है। देखो मैंने बताया था m क्रॉस क्या होगा, m क्रॉस p होगा, बोला था m क्रॉस p, तो ये होना चाहिए। अगर ये क्रम नहीं दिखा आपको तो आपने कहीं ना कहीं नहीं आपने गलत किया है। ठीक है, चलो तो हम इसको बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, तो हो जाएगा बेटा, एक एक क्रम बहुत ध्यान से देखना है ना। मैं यहाँ पर भी मार्कर अलग अलग यूज़ करने वाला हूँ कि आपको अच्छे समझ में आए। आप क्या काम कीजिएगा कि सबसे पहले फर्स्ट रो के ऑल एलिमेंट का मल्टीप्लाई यहाँ पर फर्स्ट कॉलम के ऑल एलिमेंट के साथ करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे देखो ध्यान से। मैं यहाँ जो करने वाला हूँ, देखो इस 1 का मल्टीप्लाई पहले 1 में कीजिए आप, तो कितना होगा, 1 × 1
इतनी बात क्लियर हुई। अब क्या काम कीजिए कि 1 का मल्टीप्लाई जब 1 में हुआ, अब यहाँ पर आप प्लस राइट कीजिए, जोड़ते हैं, ठीक। अब इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ 2 में कीजिए, तो होगा 2 गुना 2, ठीक है, फिर धन। अब इस 3 का गुना इस 9 में कीजिए, तो हो जाएगा 3 गुना 9। इतनी बात समझ में आ गई। तब ये एक एलिमेंट फाइंड होगा हमें। क्लियर? चलो अब हम क्या काम करने वाले हैं कि इस फर्स्ट ही रो का मल्टीप्लाई इस सेकेंड कॉलम में करने वाले हैं, तब हमें सेकेंड एलिमेंट फाइंड होता है। तो देखो 1 का मल्टीप्लाई -3 से, तो 1 इंटू -3, ठीक। फिर क्या करेंगे हम, प्लस। फिर 2 का मल्टीप्लाई 0 से, तो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस। फिर 3 का मल्टीप्लाई -4 से, तो 3 इंटू -4। ओके, अब हम क्या काम करने वाले, सेकेंड रो का मल्टीप्लाई, है ना, सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करेंगे। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1, ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 4 इंटू 1, फिर प्लस 5 इंटू 2 हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस, एंड 6 इंटू 9, 6 इंटू 9, ठीक। अब क्या हो जाएगा कि इस सेकेंड रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम के साथ कितना हो जाएगा, 4 इंटू -3 प्लस 5 इंटू 0, 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू -4, 6 इंटू -4। क्लियर है? चलो ऐड करो दोनों को, कितना हो जाएगा, 1 एकम 1, 2 दूनी 4 और 3 9 27, है ना, 3 9 27 और 1 28 और 4 कितना हो जाता है 32, 3 एकम 3, ऋण 3 हो गया, 2 शून्य शून्य खत्म हो गया, ये 3 4 12, ये ऋण 12 और ये ऋण 3, कितना होगा ऋण 15, ठीक। 4 एकम 4, 5 दूनी 10, तो 10 और 4 14 और कितना होगा 9 छक 54, है ना, 9 छक 54, ये हो गया 9 छक 54 और ये हो गया हमारा 54 64 और ये 68, ठीक है। अब देखो 4 तिया 12, लेकिन ऋण 12 हो गया, और 6 4 24, है ना, वो भी ऋण में रहेगा 24 24 और ये 25 26 और ये 36 हो जाएगा, ऋण 36। और देखो इसका क्रम कितना आ गया, 2 क्रॉस 2 क्रम आ चुका है, जो मैंने बोला था ये 2 क्रॉस 2 क्रम आना चाहिए था, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं? ठीक है, चलो हम इसका और एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर मैं बताऊंगा, अब आपको एक वर्ग अवयव लेने वाला हूँ, समान वर्ग अवयव लेंगे 2, और वो भी कौन से क्रम के, 3 क्रॉस 3 क्रम के। तब आपको और क्लियर होगा कि किस प्रकार से हम किन्हीं भी 2 अवयव का क्या कर सकते हैं, गुना करेंगे। ठीक है, चलो उससे पहले एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि a इज़ इक्वल टू, हमने कहा कि 1 2 3, 1 2 3, एंड b इज़ इक्वल टू हमने कहा कि 5 6 एंड 7। क्या दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है? देखो ध्यान से, इसका क्रम कितना है 1 क्रॉस 3, इसका क्रम कितना है, इसका क्रम कितना है, जल्दी बोलो, 1 2 3 क्रॉस 1। क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा? होगा क्या नहीं? अरे देख लो ना, ये n क्रॉस n होना चाहिए, n और n होना चाहिए, देखो 3 और 3 है, चलो होगा। अब दोनों का जब मल्टीपल होगा तो उसके बाद जो मैट्रिक्स निकलेगा उसका क्रम क्या होना चाहिए, 1 क्रॉस 1, मतलब एक ही स्तंभ और एक ही कॉलम। चलो गुना करके देखते हैं। तो a क्रॉस b इज इक्वल टू, पहले इस फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करो, काम खत्म। देखो 1 का मल्टीप्लाई 5 में, तो अब सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 5 5 प्लस 2 इंटू 6 12 प्लस 3 इंटू 7 कितना होगा 21। दोनों का ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा हमारा 17 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3, तो ये 38। और ये देखो 1 क्रॉस 1 क्रम का आ गया, है ना, एक ही पंक्ति और एक ही स्तंभ है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और मैं यहाँ कहता कि क्या आप b क्रॉस 1 a निकाल सकते हैं? तो चलो b क्रॉस a की बात करते हैं। तो क्या b क्रॉस a निकलता, b क्रॉस a निकल जाता क्या? देखो ध्यान से, b क्रॉस a की बात करते हैं। तो अगर मैं b क्रॉस a की बात करूँ तो b क्रॉस a कैसे निकालेंगे? तो देखो ना, b में देखो पहले b क्रॉस a बोला तो ये 1 हो गया, इसमें भी देखो, इसमें जो स्तंभों की संख्या 1 हो जाती है तो इसमें पंक्तियों की संख्या 1 है, चलो हो जाएगा। तो चलो b क्रॉस a निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो हम आगे देखते हैं, इसको यहाँ क्लीन कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि b क्रॉस a निकालने की। ठीक,
तो हम निकाल रहे हैं बी क्रॉस ए। चलो ठीक, अब इस फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई हम क्या काम करने वाले हैं कि इस फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई अब हमको बी करना है ना, इस फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ। देखो कन्फ्यूज़ नहीं होना, आपको कन्फ्यूज़ हो गए तो थोड़ा सा यहाँ पर समझो, मैं इस ए को यहाँ ना लिखते हुए इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। ये मान के चलो ए हो गया, ए इज इक्वल टू हमने क्या माना था 1 2 एंड 3 माना था ना, और ये क्या था 1 क्रॉस 3 क्रम का था, ठीक है। मल्टीप्लाई होगा और 3 क्रॉस 3 क्रम का एक मैट्रिक्स फाइंड होगा। चलो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 5 × 1 5, क्लियर। अब मैंने बोला कि सेकेंड रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम के साथ, तो 6 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो 6 2 ज़ा 12, ठीक है। थर्ड रो का, अब कुछ मल्टीप्लाई करने में गलत कर रहे हैं, यस मल्टीप्लाई करने में गलत कर रहे हैं हम। क्या हो रहा है देखो, हमसे भी गलत होने लगा था। क्या हो रहा था, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, तो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम के साथ 5 दूनी 10, तब सेकेंड एलिमेंट, फिर फर्स्ट रो का ही मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में, तो 5 या 15, ठीक। फिर सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, तो 6 × 6, फिर सेकेंड रो का ही मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम में, तो 6 दूनी 12, फिर सेकेंड रो का ही मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में, तो 6 या 18, फिर थर्ड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, तो 7 × 7, फिर थर्ड रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम में, तो 7 दूनी 14, फिर थर्ड रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में, तो 7 3 21। अब देखो ये 3 क्रॉस 3 क्रम का मैट्रिक्स फाइंड हो गया, क्लियर है। तो आप ऐसे फाइंड करेंगे। चलो तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं 3 क्रॉस 3 क्रम के एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना सीखते हैं कि इसको आप कैसे हल करेंगे। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए यदि हमने कहा कि a इज इक्वल टू हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 है, ये 3 क्रॉस 3 क्रम का है, और b कह देते हैं कि b इज इक्वल टू हमने कहा कि -1 3 2 5 7 -9 3 0 9 या 3 0 4, टिक। इस प्रकार से एलिमेंट गिवन है। अब देखो ये भी क्या है, 3 क्रॉस 3 क्रम का एक मैट्रिक्स है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं हम कि क्या होगा। तो देखो a क्रॉस b निकालने की कोशिश करता हूँ मैं, तो a क्रॉस b इज इक्वल टू, अब देखो आप क्या काम कीजिए, पहले फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में, तो सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में, तो फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट फाइंड होता है। चलो 1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ, तो -1, अब सीधे सीधे लिख सकते हैं हम, ठीक। कितना हो गया ये -1। 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 3 में, है ना, कि सॉरी 5 में, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, तो +10। फिर 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो +9, ठीक। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 का मल्टीप्लाई 3 में, तो 3, 2 का मल्टीप्लाई 7 में, तो 14, 3 का मल्टीप्लाई 0 में, तो +0, ठीक। अब क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई 2 में, तो 2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 9 में, तो 2 - 9 कितना हो जाएगा -18, तो ये प्लस और माइनस सीधे -18 कर दो, ठीक। अब कितना होगा 3 का मल्टीप्लाई 4 में, तो ये हो जाएगा 12, ठीक। अब क्या होगा 4 का देखो अब सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, तब यहाँ पर सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट फाइंड होगा, 4 एकम 4, तो ऋण 4, फिर 5 25, ठीक है, फिर 6 तिया 18, फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 4 तिया 12 धन 5 7 35 धन 6 शून्य 0, फिर कितना होगा सेकेंड रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ, तो 4 दूनी 8, 5 9 45, 6 4 24, क्लियर। अब थर्ड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ पहले करेंगे, कितना होगा 7 एकम 7, ऋण 7 हो जाएगा, 8 3 24 और 9 सॉरी कहाँ हो गया, गलत हो गया ना, कितना हो जाएगा 7 एकम 7, 8 पंचे 40,
और 8 पंजे कितना हो गया 40 और कितना होगा 9 3 27 7 3 21 धन 8 ही 7 कितना होता है 7 ही 7 49 7 8 56 और 9 0 फिर कितना होगा इस रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ तो 7 दूनी 14 ऋण 8 9 72 धन 9 4 36। चलो देखो 1 2 3 1 2 3 मतलब 3 क्रॉस 3 क्रम का ही मैट्रिक्स फाइंड हो रहा है हमें। ठीक, तो इज इक्वल टू क्या होगा, अब मल्टीप्लाई कर रहे अब हम को जोड़ देते हैं तो कितना होगा 10 में से 1 गया तो 9 9 9 18। ठीक, ये हो जाएगा आपका 14 और 3 17, ये हो जाएगा आपका 12 और 14 तो मतलब ऋण 4। ठीक, 25 है तो 25 में 4 गया तो ये आप ये ऐसे कर सकते हैं इसको, 25 में से 4 गया तो 21, तो ये हो जाएगा 21 29 39। ठीक, ये 35 और 12 कितना हो जाएगा 47 और 45 है ना 28 32 हो जाएगा ये आपका। अगर आप इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा तो 13 ऋण 13। ठीक, अब ये 40 था 27 हट चुका है तो मतलब ये 60 होगा और इसको आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और ये 5 और 2 कितना हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा 8 और 5 और 2 7 है ना। और इसको अगर हल करते हैं तो कितना हो जाएगा ये 36 40 50 तो ऋण 50 60 70 22 और ये 3 क्रॉस 3 क्रम का एक मैट्रिक्स हो गया, ये आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आप 3 क्रॉस 3 क्रम के भी अवयवों का गुना किस प्रकार से करते हैं ये समझ गए होंगे। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट।